गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। स्टार्ट करेंगे हम आज का अपना लेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के कंटिन्यूटी में है। ऑलरेडी हम इस एक्ट की सेक्शन 14 तक कवर कर चुके हैं और आज हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं सेक्शन 15 से। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप सभी से कि यदि आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिए। कमेंट करके मुझे ये भी बताएं कि आप आगे और इसके बाद एडीपीओ का कौन सा एक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो वो पहले स्टार्ट कर दिया जाएगा। सेकेंड चीज, ये जो एक्ट है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 जो है, ये सिर्फ एमपी एडीपीओ का सब्जेक्ट नहीं है, ये जेएलओ के एग्जाम में भी ये हमारा सब्जेक्ट है और बहुत से स्टेट जुडिशरी में भी ये सब्जेक्ट आता है, प्लस यूपीएसआई में भी ये एक लॉ का सब्जेक्ट है। तो यूपीएसआई के एस्पिरेंट्स भी इस लेक्चर सीरीज को देख सकते हैं और ये सारी लेक्चर सीरीज आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिलेगी जिसका नाम है एडीपीओ सब्जेक्ट। उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ये इस एक्ट की मीन्स बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के पूरे सारे लेक्चर्स जो है आपको वहां पर मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपको अपने डायरेक्ट प्रोविजंस की। आप लोग भी जो है अपने अपने डायरेक्ट प्रोविजंस साथ साथ में रीड किया कीजिए ताकि आप लोगों को सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए सेक्शन 15, हो सकता है स्क्रीन थोड़ा सा ब्लर्ड हो तो प्लीज आप लोग अपना डायरेक्ट भी साथ लेकर पढ़ें। ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल। सेक्शन 15 में सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है कि इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी अपराध होंगे, जो भी अपराध है वो कैसे होंगे, तो इन्होंने कहा कि वो कॉग्निजेबल होंगे एंड नॉन बिलेबल होंगे। नॉन बिलेबल मीन्स अजमानतीय होंगे और कॉग्निजेबल मीन्स संज्ञेय होंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। तो इसमें यही कहा गया है सेक्शन में कि notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, offense punishable under this act shall be cognizable and non-bailable। कि सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो, सीआरपीसी में कोई भी प्रोविजन हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एक्ट के पर्पस की जब भी बात आएगी, जब भी इस एक्ट के अंतर्गत कोई अपराध होगा तो वो कॉग्निजेबल माना जाएगा एंड नॉन बिलेबल होगा। इसमें जमानत नहीं मिलेगी और बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर जो है वो ऑथराइज्ड है अरेस्ट करने के लिए जो इस एक्ट के अंतर्गत अपराध कमिट करेंगे। अब यहाँ से जो क्वेश्चन फ्रेम होगा आपका, जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो क्वेश्चन फ्रेम क्या हो सकता है? यहाँ से क्वेश्चन देखिए, या तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा धारा पूछेंगे कि अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना कौन सी धारा में बताया गया है। आपका क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में बताया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय और अजमानतीय होंगे। तो आपको सेक्शन याद रखना है, ठीक? संज्ञेय और अजमानतीय होंगे, ये चीज बस सेक्शन वेट याद रखना है और इससे ज्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन 16। सेक्शन 16 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 16 ही है जो बात करती है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर की। जो मेन ऑफिसर है इस पूरे एक्ट में वो है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर, जिसको शादियों को रोकना है, जिसकी ड्यूटी है शादियों को रोकने की। तो वो कौन है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। तो सेक्शन 16 में बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन सी धारा में बताई गई है? तो सेक्शन 16 में बताई गई है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे बनता है कि जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर है उसको अपॉइंट करता कौन है? देखिए अंदर लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट फॉर द होल स्टेट और सच पार्ट thereof as may be specified in that notification an officer or officers to be known as the child marriage prohibition officer having jurisdiction over the area or area specified in the notification। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि कौन अपॉइंट करेगा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को? तो आपको ध्यान रखना है राज्य सरकार। कैसे करेगी? राजपत्र में अधिसूचना जारी करके करेगी, मीन एक नोटिफिकेशन निकालेगी जिसमें वो बताएगी कि एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए या किसी पार्ट के लिए हम इस पर्टिकुलर अधिकारी को कैसे नियुक्त कर रहे हैं? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के तौर पर नियुक्त कर रहे हैं। तो कौन नियुक्त करता है? पहला क्वेश्चन, राज्य सरकार नियुक्त करती है। ये जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी है
या ये जो ऑफिसर है ये होता किस एरिया के लिए है अपॉइंटेड। देखिए यहाँ पर लिखा है या तो संपूर्ण राज्य या तो पूरे एक राज्य के लिए होगा, जैसे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक हो सकता है, या फिर ऐसे भाग के लिए, जरूरी नहीं कि पूरे राज्य के लिए हो, किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए भी हो सकता है। हो सकता है कि पूरे मध्य प्रदेश में बाल विवाह ना होते हो, मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हो जहां ज्यादा बाल विवाह होते हैं, जहां ज्यादा रोकथाम की जरूरत है, तो राज्य सरकार उस पर्टिकुलर एरिया के लिए बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी को नियुक्त कर सकती है। जैसे मतलब आसपास के जितने भी जो एरिया है छोटे छोटे जहाँ पे ज्यादा पता चल रहा है राज्य को कि यार यहाँ पे ज्यादा बाल विवाह हो रहे हैं, तो ये किसके डिस्क्रिप्शन है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, या तो वो पूरे राज्य के लिए कर सकती है या पार्ट ऑफ स्टेट के लिए कर सकती है। अब क्या है, बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी के नाम से ज्ञात है किसी अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, यानी कि जरूरी नहीं कि सिर्फ एक एक राज्य में एक होगा, एक से अधिक भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, किसी अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, यानी कि जो ये चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर है उसको आपको पॉइंट याद रखना है। पहली चीज तो अपॉइंटमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर कहाँ है, सेक्शन 16। कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। किस एरिया के लिए अपॉइंटमेंट होता है, तो या तो होल ऑफ स्टेट के लिए हो सकता है या पार्ट ऑफ स्टेट के लिए हो सकता है, संपूर्ण राज्य के लिए या किसी भाग के लिए हो सकता है। कितने हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कोई भी अधिकारी हो सकता है या अधिकारियां अधिकारियों की नियुक्ति करेगा जिसकी अधिकारिता अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों पर होगी। अब अगर ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि ये जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर है जिसको अंडर सेक्शन 16 अपॉइंट किया गया है इस एक्ट के तहत, तो वो उसका क्षेत्राधिकार क्या है, वो कहाँ कहाँ अपने पावर्स को यूज करेगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जितना नोटिफिकेशन में बताया गया है उन क्षेत्रों पर ये अपना पावर यूज करेगा। राज्य सरकार बाय नोटिफिकेशन इसको अपॉइंट कर रही है, तो वो नोटिफिकेशन में एरिया भी बताएगी कि किस किस एरिया में आपको जाकर के अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसकी आगे की सबसेक्शन, सेक्शन 16 की सबसेक्शन 2 देखेंगे। अब स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो रिक्वेस्ट a respectable member of locality with a record of social service. Second, an officer of gram panchayat or municipality. Third, an officer of the government or any public sector undertaking or an office bearer of any NGO to assist the child marriage prohibition officer and such member, officer or office bearer as the case may be shall be bound to act accordingly. अब सबसेक्शन सेकंड जो है 16 की, उसमें ये बताया जा रहा है कि एक तो अपॉइंटमेंट कर दिया हमने चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर का, लेकिन उसको मदद करने के लिए भी राज्य सरकार जो है उसको मदद करने के लिए भी कुछ लोगों से कह सकती है, भाई सिर्फ एक अकेला अधिकारी तो शादी को रुकवा नहीं पाएगा, क्योंकि शादी में 100 लोग होंगे, अकेला चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर जाएगा तो जूते मार के उसको भगा देंगे शादी के लोग, है ना। तो उनको हेल्प करने के लिए कुछ लोग चाहिए। तो सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर जो है उनको हेल्प करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है किस किस से, तो उनको डिवाइड कर दिया। किसी रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ लोकेलिटी विद अ रिकॉर्ड ऑफ सोशल सर्विस, मींस ऐसा कोई मेंबर को देख लेगी राज्य सरकार जो सोशल सर्विसेज के काम करते हैं और बहुत रिस्पेक्टेबल मेंबर है लोकेलिटी में उस एरिया में, है ना। जैसे सपोज करो कि मैं सागर में रहती हूँ, तो मेरे सागर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कोई व्यक्ति है बहुत नामी जो बहुत समाज सेवा का कार्य करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट उनको बोल देगी कि सर ये जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर है जब भी ये शादी रुकवाने जाएंगे कहीं पर तो इनको आपको हेल्प करना है, ठीक। या फिर कौन हो सकता है, ग्राम पंचायत का ऑफिसर हो सकता है, छोटे छोटे गाँव में ग्राम पंचायत होती है, म्यूनिसिपल एरिया में म्यूनिसिपलिटीज होती है, तो उनके जो ऑफिसर्स होते हैं उनको डायरेक्ट कर सकती है स्टेट, डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। फिर किसी भी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर को कह सकती है कि आपको जो है इनके साथ जाना है, इनकी हेल्प करना है। और एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एन ऑफिस बियरर ऑफ एनजीओ, कोई एनजीओ है तो एनजीओ के ऑफिस बियरर को बोल सकते हैं, पब्लिक सेक्टर के किसी मेंबर को बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतने लोग जो है इनसे रिक्वेस्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जिनसे रिक्वेस्ट की गई है ना वो बाउंड है। यहाँ पर वर्ड किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिक्वेस्ट करी कि आपको हेल्प करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट तो रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन ये रिक्वेस्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि आप मना कर दो। जिनसे रिक्वेस्ट की गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा
दे शैल बी बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंगली, मतलब उन्हें जाना ही पड़ेगा चाइल्ड मैरिज ऑफिसर के साथ, है ना। हिंदी में देख लीजिए, एक बार लैंग्वेज हिंदी में भी पढ़ लेते हैं हम। राज्य सरकार किसी समाज सेवा में विख्यात किसी स्थानीय सम्मानीय सदस्य या ग्राम पंचायत या नगर पालिका के किसी अधिकारी से, राज्य के अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के किसी अधिकारी से या किसी गैर सरकारी संगठन के किसी पदाधिकारी से बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सहायता करने के लिए अनुरोध कर सकेगी। ठीक है, तो राज्य सरकार अनुरोध कर रही है। इनको पॉइंट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। पहला पर्सन कौन, किसकी बात हो रही है, जो समाज सेवा में विख्यात स्थानीय सम्मानीय सदस्य। दूसरा, ग्राम पंचायत या नगर पालिका का कोई अधिकारी। तीसरा, सरकार का कोई अधिकारी, पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के कोई अधिकारी हो सकते हैं, और गैर सरकारी संगठन के किसी पदाधिकारी से भी हेल्प मांग सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है, अनुरोध कर सकती है राज्य सरकार। लेकिन यथास्थिति ऐसा सदस्य, अधिकारी या पदाधिकारी तदनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। तो राज्य सरकार तो अनुरोध कर रही है कि आपको जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी उनके साथ उनको सहायता देनी है, लेकिन जिनसे भी कोई सदस्य, अधिकारी या पदाधिकारी जिनसे रिक्वेस्ट की गई है उनको बाध्य है किसको सहायता देने के लिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। क्लियर। आगे देखते हैं सबसेक्शन 3, सेक्शन 16 थोड़ा सा बड़ी है। सबसेक्शन 3 इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके लिए। देखिए, ध्यान रखना, आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की कर्तव्य कहाँ बताए गए हैं, ड्यूटीज ऑफ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। तो आप टिक करके आएंगे सेक्शन 16 क्लॉज 3। सेक्शन 16 क्लॉज 3 में क्या बताया गया है, ड्यूटी ऑफ सीएमपीओ, है ना, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स की ड्यूटीज सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में बताई गई है। अब देख लीजिए क्या क्या ड्यूटीज है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से दो और पूछे जा सकते हैं कि एक तो सीधा सेक्शन पूछ लेंगे कि कौन सी सेक्शन की किस सबसेक्शन में ड्यूटीज बताई गई है। दूसरा, ये जो पॉइंट्स दिए हैं इनमें से आपको 3 सही देंगे, 1 गलत दे देंगे, और पूछेंगे कि बताइए इनमें से एक कौन सी ड्यूटी जो है वो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर की नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर की इन निम्न में से कौन सी ड्यूटी नहीं है, तो 3 सही ऑप्शन देंगे, 1 गलत दे देंगे, या 1 सही देंगे, 3 गलत देंगे और पूछेंगे अब बताइए कि फॉलोइंग में से कौन सी ड्यूटी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर की है। तो इन सारी ड्यूटीज को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और लर्न कर लेना है। चलिए देखते हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। फर्स्ट, पहली ड्यूटी है टू प्रिवेंट सोलनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज by taking such action as he may deem fit। ऑब्वियस सी बात है, प्रोहिबिशन ऑफिसर, नाम ही उस पोस्ट का क्या है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर, शादी को रोकने वाला अधिकारी। तो सबसे पहला काम ही क्या होगा, किसी भी चाइल्ड मैरिज को होने से रोकना, प्रिवेंशन करना उसका। सेकंड है टू कलेक्ट एविडेंस फॉर द इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सन कॉन्ट्रावेनिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब यदि किसी ने बाल विवाह करवा दिया है, चाइल्ड मैरिज ऑलरेडी करवा दी है, हो चुकी है, तो अब इसकी क्या ड्यूटी, इसकी सेकंड ड्यूटी है कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई करना है। शादी तो करवा दी, तो अब इनके खिलाफ कार्रवाई करना है। तो कार्रवाई करने के लिए क्या चाहिए, सिद्ध कैसे करोगे कि अपराधी है, एविडेंस के माध्यम से। तो ये चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर की सेकंड ड्यूटी है कि वो एविडेंस कलेक्ट करेगा, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने बाल विवाह करवाया है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई, प्रोसिक्यूशन चलाया जा सके, अभियोजन चलाया जा सके। तो एविडेंस कलेक्ट करना। थर्ड क्या है, टू एडवाइज। अब भैया सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स की कि इनको सलाह देना है इंडिविजुअल केसेस में, और काउंसलिंग करनी है, गांव-गांव जाकर के लोगों की काउंसलिंग करनी है, उनको समझाना है कि भैया वो किसी भी प्रकार से चाइल्ड मैरिज को प्रमोट ना करें, हेल्प ना करें, मदद ना दे चाइल्ड मैरिज कराने में, अलाउइंग द सोलनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। किसी भी तरीके से जो लोग हैं वो इंडल्ज ना हो, है ना, वो जुड़े ना, वो चाइल्ड मैरिज अगर कहीं हो रही है तो वो उसको रोके ना, कि ये कि उनको हेल्प करने लगे, उनको सहायता देने लगे कि अरे बच्चे की शादी कर लो, चलो हम तुम्हारी मदद करवा दे रहे। तो भाई ये शादी नहीं हो रही है, ये क्या हो रहा है, छोटे बच्चों की शादी हो रही है। तो थर्ड ड्यूटी क्या हो गई चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर की, एडवाइस देना और काउंसिल करना। एडवाइस किसको देना, इंडिविजुअल को, किसी एक परिवार को एडवाइस देना कि भैया देखो तुम्हारे बच्चे भी बहुत छोटे, भी मत करो शादी, पूरा भविष्य पड़ा है, इनको पढ़ाओ लिखाओ, बड़ा आदमी बनाओ। ठीक।
गांव गांव जाकर के, क्योंकि गांव में बहुत ज्यादा होती है चाइल्ड मैरिज, तो गांव गांव में जाकर के एक लोकेलिटी में कैंप वगैरह बनाना और वहां लोगों की काउंसलिंग करना, उनको समझाना कि किसी प्रकार से प्रमोशन ना करें, है ना, हेल्प ना करें, एड ना करें। सेकंड है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द इविल विच रिजल्ट्स फ्रॉम चाइल्ड मैरिज। कैंप्स लगा करके अवेयरनेस फैलाना कि देखिए अगर आप चाइल्ड मैरिज करेंगे तो इसके क्या क्या इविल इफेक्ट्स आगे आपको आ सकते हैं। ये कैंप्स वगैरह लगा करके अवेयरनेस फैलाने का काम किसका है, ये ड्यूटी है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर की। फिफ्थ है टू सेंसिटाइज द कम्युनिटी ऑन द इशू ऑफ चाइल्ड मैरिज। जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना इस इशू के लिए। अब इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे क्या है। फिफ्थ है टू फर्निश सच पीरियोडिकल रिटर्न्स एंड स्टैटिस्टिक्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट भी जो है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर से आंकड़े मंगाती है कि आप एक पीरियोडिकल रिपोर्ट तैयार करके दीजिए कि इतने समय में 6 महीने में आपको जिस एरिया में पदस्थ किया गया है उस 6 महीने में कितनी चाइल्ड मैरिज हुई, एक स्टैटिस्टिक बना के दीजिए। तो ये पीरियोडिकल रिटर्न्स और स्टैटिस्टिक्स बनाने की ड्यूटी भी किसकी है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर की, जो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी किस हिसाब से उनको रिपोर्ट चाहिए वो बना कर देना पड़ेगा। ठीक है। लास्ट वन इज टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शंस एंड ड्यूटीज एज may be assigned to him by the state government। और फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटीज बताती जाएगी तो वो फंक्शंस इनको करना पड़ेंगे ड्यूटीज के तौर पे। ठीक, एक बार हिंदी में भी सारी ड्यूटीज को हम पढ़ लेंगे। देखिए तो सबसे पहले याद रखना कि 16(3) में क्या बताया गया है, बाल विवाह प्रतिष्ठित अधिकारी का कर्तव्य। बाल विवाह प्रतिष्ठित अधिकारी के टोटल कितने कर्तव्य हैं, 7। ठीक है, ध्यान रख लीजिए 7 ड्यूटीज है, 7 कर्तव्य। पहला है बाल विवाहों के अनुष्ठान का ऐसी कार्यवाही करके जो है उचित समझे निवारण करना। तो पहला क्या है, शादी रोकना। ठीक, दूसरा क्या है, इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य संग्रह करना। तो दूसरा क्या हो गया, एविडेंस कलेक्ट करना। तीसरा है बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने, सहायता देने या होने देने में अंतर्वर्णित न होने के लिए व्यवस्थित मामलों में सलाह दे या क्षेत्र के निवासियों को साधारणतया परामर्श दे। ठीक है, तो इंडिविजुअल पर्सन को, सिंगल पर्सन को सलाह देना कि भैया देखो शादी मत करवाओ, शादी में किसी की हेल्प मत करो, अगर बाल विवाह हो रहा है तो जाओ मत उनके साथ, बैठो मत, उठो मत उनके साथ, है ना, क्योंकि रोकना है। और उनको परामर्श देना, किसी लोकेलिटी में जाके परामर्श देना। फिर उसके बाद बाल विवाह के परिणाम स्वरूप होने वाली बुराई की प्रति जागृति फैलाना। वही कैंप्स लगाए, जाइए जगह, अलग अलग जगह पे जाइए जहाँ पे ज्यादा बाल विवाह होते हैं, वहां पे कैंप्स लगाओ और कैंप्स के माध्यम से अवेयरनेस फैलाओ कि देखिए बचपन में शादी कर देंगे तो क्या क्या आगे जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है बाल विवाह के कारण। फिर है बाल विवाहों के मुद्दों पर समाज को सुग्राही बनाए, जो वो वाला पॉइंट है ना इंग्लिश में सेंटेंस क्या था, सेंसिटाइज वाला। तो सेंसिटाइज मीन्स सुग्राही बनाए। सुग्राही मीन्स कि जो ये चाइल्ड मैरिज के जितने भी मैटर्स हैं तो समाज को ये समझाने की कोशिश करे कि ये गलत है और समाज इस पर चले, समाज उल्टी ना जाए, समाज ये ना करे कि ज्यादा से ज्यादा बाल विवाह करे, समाज ये करे कि हाँ समाज भी आगे आकर के बाल विवाहों को रोकने के लिए अग्रसर हो। इसलिए इसको कहा गया सेंसिटाइज करना समाज को, समाज को सुग्राही बनाए कि भैया वो रोकने में हेल्प करे ना कि और करवाने में हेल्प करे शादियां, है ना। फिर ऐसी नियतकालिक विवरणियां और आंकड़े दे जो राज्य सरकार निर्देशित करे। फिर वही मैंने आपको बताया कि राज्य सरकार बोलेगी कि भाई आपके एरिया में कितनी शादियां हुई हैं, आंकड़े देकर बताओ, विवरणियां दो, आपने क्या किया क्या नहीं किया, है ना। उसके अलावा लास्ट ड्यूटी ऐसे अन्य कर्तव्य, ऐसे अन्य कृत्य को निर्वहन करे जो राज्य सरकार उसको समय समय पर मनोदेशित करेगा। ठीक, तो ड्यूटीज हो गई है। तो 16(3) में क्या बताई गई है, बाल विवाह प्रतिष्ठित अधिकारी की ड्यूटीज। आगे देखते हैं। अब देखिए सबसेक्शन 4 भी है और 5 भी है इसमें। स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस इन्वेस्ट द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर with such power of police officer as may be specified in the notification, and the child marriage prohibition officer shall exercise such power subject such conditions and limitations as may be specified in the notification। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि किस सब सेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर को पुलिस ऑफिसर के पावर्स कंफर करती है।
तो पहले तो सबसेक्शन याद रखना है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, ठीक है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में क्या हो रहा है, राज्य सरकार जो है ना वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस ऑफिसर्स की शक्तियां दे रहा है। देखिए, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां विनिहित कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी ऐसी शक्तियों का ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए प्रयोग करेगा। भाई सीधी सी बात है, जब कभी भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो हमारा सीएमपीओ है, वो जब कभी भी शादी रुकवाने जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास कुछ ना कुछ पावर तो होना चाहिए। वो कैसे शादी रुकवाएगा, सिर्फ आपने पद दे दिया तो नहीं रुक पाएगी ना शादी। तो पुलिस ऑफिसर्स को जो पावर होते हैं किसी चीज को रोकने के लिए, तो वो सारे पावर राज्य सरकार सीएमपीओ को जो है दे देती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसेक्शन सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत राज्य सरकार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को कौन सी शक्तियां प्रदत्त करता है। आपको ऑप्शन मिलेगा पुलिस अधिकारी की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, जेएमएफसी की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप आंसर क्या टिक करेंगे, पुलिस अधिकारी की। तो आपको सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 16(4) में 16(4) में राज्य सरकार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को किसकी शक्तियां प्रदान कर रहा है, पुलिस ऑफिसर। क्लियर, आगे बढ़िए। 5th में देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को धारा 4, 5, 13 के अधीन और धारा 3 के अधीन बालक के साथ आदेश के लिए न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति होगी। ऑब्वियस सी बात है, सेक्शन 4 हमने पढ़ी थी जहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ वुमन की बात है कि जो माइनर वुमन जिसकी शादी हो गई है, वो अवयस्क है महिला जिसकी शादी होगी, तो उसको मेंटेनेंस की बात है। फिर 5 में जो चाइल्ड मैरिज हुई है उससे कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उस बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी। 13 में इंजंक्शन के लिए आवेदन लगाना है। और सेक्शन 3 में वॉइडेबल शादी, जैसे वॉइडेबल करानी है, बच्चा माइनर है उसको वॉइड करानी है शादी, तो आवेदन कौन देता था। सेक्शन 3 में भी हमने पढ़ा था, 4 में भी, 5 में भी, 13 में भी हमने देख लिया। एप्लीकेशन कौन दे रहा है हर जगह, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर ही तो दे रहा है। तो वही चीज यहाँ पर फिर से रिपीट कर दी कि सेक्शन 4, 5, 13 के अधीन जो माइनर एप्लीकेशन देगा तो उसके साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को बालक के साथ आदेश के लिए न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति होगी। मीन्स माइनर तो एप्लीकेशन दे रहा है, साथ में कौन जाएगा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जाएगा। ठीक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, बस ध्यान रखना है। ठीक, तो ये होती है आपकी कौन सी सेक्शन, सेक्शन 16 कंप्लीट होती है। ठीक, तो सेक्शन 15 में देखा हमने क्या, एक बार शॉर्ट क्विक रिवीजन देखिए। सेक्शन 15 में क्या देखा, ऑफेंस जो है वो इस एक्ट के अंतर्गत कॉग्निजेबल होता है एंड नॉन वेलेबल होता है, संज्ञेय और अजमानती। ठीक, 16 में हमने क्या देख लिया, अपॉइंटमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। फिर सेक्शन 16 की सबसेक्शन 3 में उसकी ड्यूटीज बताई गई हैं। ठीक है, सबसेक्शन 2 में क्या बताया गया है कि इनकी सहायता, ये जो इतने सारे लोग गिने हैं हमने कि सम्मानीय सदस्य हो सकता है, ग्राम पंचायत नगर पालिका का कोई अधिकारी है या गैर संगठन का कोई अधिकारी, इनसे सहायता ले सकता है। 3 में क्या हो गया, सीएमपीओ की ड्यूटीज हो गई, क्या ड्यूटीज होंगी। ठीक है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 4 में स्टेट गवर्नमेंट पुलिस ऑफिसर की पावर्स दे रहा है। ये आपकी सेक्शन इनकम्प्लीट होती है। वेट करें इसमें, चलिए अब देखते हैं आगे सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 17। सेक्शन 17, 18 एंड 19 तीनों बहुत छोटी छोटी सेक्शन है और सेक्शन ही याद रखना है हमें। इस एक्ट में मोस्टली सेक्शंस रखने हैं। देख, सेक्शन 17 बात करती है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। बाल
विवाह प्रतिषेध अधिकारी क्या माना जाएगा? पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, यानी कि लोक सेवक। कौन सा लोक सेवक? जो हम आईपीसी में पढ़ते ना वो। तो देखिए अंदर क्या लिखा है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। मींस सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में जो हम लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो उस डेफिनेशन के अंतर्गत इस एक्ट का चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर भी आएगा। ठीक है ना? हिंदी में देख लीजिए एक बार। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का लोक सेवक होना। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 18 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ये मैंने आपको बताया था जब हमने फर्स्ट माइनर एक्ट एमपीडीपीओ का कंप्लीट किया, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट। तो स्त्री शिष्टरूपण प्रतिषेध अधिनियम में हमने देखा था, वहां पर भी ये सारे सेक्शन हमें मिली थी। मैंने आपको बताया था तब भी कि ये कुछ सेक्शन है जो कॉमन चलेंगी सारे सब्जेक्ट्स में, जैसे पावर टू मेक रूल, नियम बनाने की शक्ति, कि किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किस सरकार को है ना? फिर उस एक्ट के अंतर्गत जितने भी अधिकारी हैं, मेन ऑफिसर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया गया है उनके कार्यों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सेक्शन है। तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में भी ये सेक्शन हमने सेम पढ़ी थी लास्ट के सेक्शन में 8, 9, 10 में, है ना? तो किसी किसी एक्ट में जो रूल मेकिंग पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है, किसी किसी स्टेट एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट को होती है, किसी किसी एक्ट में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को रूल मेकिंग पावर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसको है, यहाँ पर है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल। तो इस नियम, ये जो अधिनियम हम पढ़ रहे हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, इसके संबंध में कोई भी नया रूल बनाना है तो कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। तो ये याद रखना। और जब राज्य सरकार ये कोई भी नियम बनाना है तो जैसे बन जाएंगे तो उसको क्या करेगी? स्टेट लेजिस्लेचर के समक्ष रखेगी। ठीक, अब ये जो सेक्शन 18 है इसमें बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो इसमें क्या कहा गया है कि नो सूट, prosecution or other legal proceeding shall lie against the child marriage prohibition officer in respect of anything in good faith done or intended to be done in pursuance of any act or any rule or order made therein। इसमें ये कहा गया है कि जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर है, इसके अगेंस्ट कोई भी सूट या प्रोसिक्यूशन या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग जो है कोर्ट में नहीं लाई जाएगी। क्यों? क्योंकि इस चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर जो है यदि गुड फेथ में इस एक्ट के अंतर्गत उसको कोई ड्यूटी सौंपी गई है, अगर वो कोई ड्यूटी कर रहा है, उसको कोई ऑर्डर मिला है, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल पास किया, कोई ऑर्डर पास किया, उसके परस्पेंस में गुड फेथ में यदि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर कोई एक्ट करता है, तो ऐसा नहीं कि इसी के खिलाफ जो है लोग बाग क्या करें, सूट फाइल कर दो। ये सपोज करो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर कोई बाल विवाह हो रहा, ठीक, कोई चाइल्ड मैरिज हो रही थी और ये पहुंच गए पुलिस बल लेकर के रुकवाने के लिए, तो वो जो लोग हैं जिनके घर पे ये शादी को रुकवाने के लिए गए, तो वो लोग क्या करें, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर के अगेंस्ट कोर्ट में सूट दायर कर दे डिफेमेशन का। अरे सर इन्होंने मेरी मानहानि की, मेरा समाज में इतना नाम था, इतना शोहरत थी, और मैं तो समाज का बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मैं अपने बच्चे की शादी करवा रहा था, ये पुलिस बल लेकर आया, मेरे तो समाज में नाक कट गई, तो डिफेमेशन का जो है सूट फाइल करें। तो इसलिए कहा गया है कि हर एक्ट में ऑफिसर्स को क्या दी गई है, प्रोटेक्शन दिया गया। भाई वो उनका काम है, उनको वो ड्यूटी सौंपी गई है कि चाइल्ड मैरिज होने से रोकना है, और उनको इस पर्पस के लिए पुलिस ऑफिसर्स की पावर भी मिले हैं। तो गुड फेथ में अपने इस एक्ट के परफॉर्मेंस में जब कोई एक्ट करेगा चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर, तो उनके अगेंस्ट किसी भी प्रकार की कोई सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर प्रोसीडिंग जो है नहीं कोर्ट में लाया जाएगा। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार इस लैंग्वेज को। सेक्शन 18 सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशायद किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी। क्लियर? तो यही बताया गया है कि बस एक चीज मेन पॉइंट क्या है, सद्भाव पूर्वक होना चाहिए। कोई भी कार्यवाही जो
बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी ने की है वो सद्भाव पूर्वक उसने की हो और एक्ट के अनुसरण में की हो, मीन्स उसको ऐसा करने के लिए राज्य सरकार ने शक्ति प्रदान की है, उस ड्यूटी के तहत उसने कोई कार्यवाही की है, गुड फेथ में की है, तो फिर उसके खिलाफ कोई भी वाद, कोई भी अभियोजन, कोई अन्य विधिक कार्यवाही कोर्ट में दायर नहीं की जाएगी। ठीक, नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को है। राज्य सरकार जैसे ही नियम बना लेगी तत्पश्चात शीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष उसको रखेगी। ठीक, तो सेक्शन 17, 18, 19 आगे देखते हैं। टोटल इसमें 21 सेक्शंस हैं। सेक्शन 20 बात कर रही है अमेंडमेंट ऑफ एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955। एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955 मींस हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात हो रही है। तो इस एक्ट में ये कहा गया है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है उसकी सेक्शन है 18, उसका क्लॉज है ए। तो उसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 18 क्लॉज ए में इस एक्ट के द्वारा अमेंडमेंट किया गया है। क्या अमेंडमेंट किया गया है? The following clause shall be substituted in namely। तो ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा में कुछ लिखा हुआ है, ये यहाँ से ए पॉइंट डाल करके ये इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये लिखा हुआ है, ये पूरा क्लॉज जो है ना वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 18 का जो क्लॉज ए है उसकी जगह पर अब ये क्लॉज पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये अमेंडमेंट इस एक्ट के थ्रू हिंदू मैरिज एक्ट में किया गया है। क्या? In the case of contravention of the condition specified in clause 3 of section 5 with rigorous imprisonment which may extend to 2 years or with fine which may extend to 1 lakh rupees or with court। Means Hindu Marriage Act में section 5 का clause 3 होगा जहां पर कुछ बात लिखी होगी कि section 5 की clause 3 के अंतर्गत यदि कोई कॉन्ट्रावेंशन करेगा तो उसको सजा कितनी है। तो यहाँ पर अमेंडमेंट करके सजा जो है वो कितनी कर दी गई है? 2 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज और विद बूट। तो आप लोगों में से जो भी ये लेक्चर देख रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 18 क्लॉज ए है क्या। कमेंट करके मुझे आप लोग ये बताएंगे, ठीक है, कि एक्चुअली में ये सेक्शन 18 क्लॉज ए है क्या, जिस और प्लस सेक्शन 5 क्लॉज 3 जो बात की जा रही है ये भी बताइए कि सेक्शन 5 क्लॉज 3 जहां पर ये सजा बढ़ाई गई है वो क्या बात करती है, पूरा आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब देखिए सेक्शन 21 रिपील एंड इस सेक्शन 21 रिपील एंड सेविंग की बात कर रही है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस एक्ट के पहले, ये जो एक्ट अभी हम पढ़ रहे हैं 2006 का, इस एक्ट के पहले एक एक्ट था द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। पहले इस एक्ट के तहत जो चाइल्ड मैरिज को रोका जाता था। तो जब ये 2006 का एक्ट आ गया तो पहले वाले एक्ट को क्या कर दिया गया? रिपील्ड कर दिया गया। तो द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 इज हियरबाय रिपील्ड। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के द्वारा कौन से एक्ट को रिपील्ड किया गया था। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो ईयर याद रखना, नाम याद रखना। द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 को इस एक्ट के द्वारा 2006 के द्वारा जो है क्या किया गया है? रिपील्ड किया गया है। हिंदी में भी देख लीजिए, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 इसके द्वारा निरसित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए एक और क्लॉज दिया है, ऐसे निरसन के होते हुए भी, मीन्स ये वाला एक्ट तो रिपील कर दिया गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये एक्ट ने रिपील कर दिया लेकिन उसके बावजूद ऐसा होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारंभ पर, इस अधिनियम के प्रारंभ पर मतलब कौन सा अधिनियम की बात कर रहे हैं? ये 2006 वाले की, ठीक है, कि जब ये 2006 वाला एक्ट आया तो ये एक्ट तो रिपील कर दिया गया, लेकिन फिर भी जब ये एक्ट स्टार्ट हुआ 2006 वाला, तो उक्त अधिनियम के अधीन लंबित या जारी सभी मामले, तो भाई ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि ये वाला एक्ट पहले प्रिवेल था और फिर नया कानून आ गया 2006 तो इसको रिपील्ड कर दिया गया, तो इस एक्ट के तहत कोई मामले नहीं चल रहे होंगे। भाई जब तक ये वाला एक्ट प्रिवेल था तो इस एक्ट के तहत भी तो बहुत से मामले चल रहे होंगे, तो इस एक्ट के अंतर्गत वो सारे मैटर्स पेंडिंग होंगे, अभी उन पे अभी कोर्ट में जो है कार्रवाइयां चल रही होंगी। और फिर क्या हुआ, बीच में अचानक ये एक्ट आ गया
और जैसे ही ये एक्ट आया तो इस एक्ट को क्या कर दिया, हमने रिपील्ड कर दिया। तो अब जितने भी पेंडिंग मैटर्स जो इस एक्ट के अंतर्गत दायर किए गए थे, तो भाई लोगों ने जो है एप्लीकेशन लगाई होगी, कंप्लेंट की होगी बाल विवाह के लिए 1929 में। अब आपको तो पता है कोर्ट की कार्रवाई कितनी लंबी लंबी चलती, 2 दिन में तो होती नहीं है, 15-15, 20-20 साल तक चलती रहती है ना। तो अब सपोज करिए जो मैटर्स इसके अंडर फाइल किए गए थे और फिर बाद में ये एक्ट आया तो रिपीट हो गया ये वाला एक्ट 2006 का, तो वो पेंडिंग मैटर्स जो है उनका क्या होगा। तो सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जितने भी पेंडिंग मैटर्स है ना, या जितनी भी कार्रवाइयां इस वाले एक्ट के तहत चल रही थी, 1929 के तहत चल रही थी, तो वो कार्रवाइयां ये 2006 का एक्ट भले ही आ गया, लागू हो गया और ये वाला एक्ट रिपीट हो गया, फिर भी जो पेंडिंग मैटर्स है वो इसी एक्ट के तहत चलेंगे, पुराने वाले 1929 के एक्ट के अनुसार ही जो पेंडिंग मैटर्स थे जो इसके अंडर फाइल किए गए थे, उनको इन्हीं एक्ट के तहत सुलझाया जाएगा। जितनी सजा इस एक्ट में बताई गई है उतनी ही मिलेगी, ना कि 2006 के तहत मिलेगी। क्योंकि ये कहते हैं कि ये जो मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जो है ये कैसा प्रभाव रखता है, प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव में। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट जो है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जो है, इसका नेचर कैसा है, तो ये प्रोस्पेक्टिव नेचर का है, रिट्रोस्पेक्टिव नेचर का नहीं। ये भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता, ये भविष्यलक्षी प्रभाव रखता है। एक्ट हमेशा 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं भविष्यलक्षी, एक होते हैं भूतलक्षी। तो ये चूंकि कैसा है, थोड़ा सा क्रिमिनल है, इसमें साथ में प्रोसीजर भी है, इसमें पनिशमेंट भी बताई गई है। तो ये एक टाइप से सब्सटेंटिव लॉ प्लस प्रोसीजरल लॉ दोनों है। तो इसका इफेक्ट कैसा है, इसका इफेक्ट है प्रोस्पेक्टिव, ध्यान रखना, क्योंकि ये पुराने मैटर्स पे लागू नहीं हो रहा है। पुराने मैटर्स के लिए क्या कह दिया गया कि जो इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी पेंडिंग मैटर्स थे वो इसी एक्ट के तहत सुलझाए जाएंगे। कब, जब ये एक्ट आया 2006 वाला। क्लियर? आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे तो। अगर कोई भी डाउट है अभी इतनी सेक्शंस में तो आप, तो आज हमारा ये सेकंड माइनर एक्ट भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे थर्ड माइनर एक्ट। ठीक है, ओके मैम। ओके, बाय बाय।